नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पाठ क्रमांक 10 ठेस इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ठेस भाग 1 में हमने देखा कि सिरचन को किस प्रकार जो है लोग चटोर कामचोर समझते हैं, लेकिन वह लेखक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वह चटोर और कामचोर नहीं है। जो काम उसे आते हैं वो काम गांव में दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह हमने भाग 1 में देखा कि पटेर की शीतल पाटी और चिक ये सारी चीज़ें बनाना पूरे गांव में पूरे इलाके में सिरचन के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो यह काम कर सके। फिर भी लोगों की दृष्टि में ये काम बेकार है, लोगों की नज़रों में इस काम का कोई महत्व नहीं है। तो अब सिरचन के साथ क्या होता है वो हम भाग 2 में देखेंगे कि यहाँ पर कहानी का नाम ठेस क्यों रखा गया, ठेस सिरचन को किस प्रकार पहुँचती है, किस तरह सिरचन को ठेस लगती है, वो सारी चीज़ें कहानी के दूसरे भाग में हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि मोहर छाप वाली धोती मिलने से ही अच्छी चिक या अच्छी चीज़ें बनती हैं। तो इस तरह मजली भाभी ने सिरचन को कहा और यह बात जो है सिरचन ने सुन ली। तो सिरचन ने भी जवाब दिया कि मोहर छाप वाली धोती और रेशम का कुर्ता भी अगर मिल जाए तो ऐसा नहीं मिलेगा। क्योंकि सिरचन ऐसा काम क्यों कर रहा है? क्योंकि जो मानू दीदी है उनका दूल्हा जो है वो अफसर आदमी है, इसलिए सिरचन ने ये काम किया था। और यह बात सुनते ही मजली भाभी जो है वो मुंह लटका कर बैठ जाती है। अब आगे देखेंगे। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना। यानी कि उस मछली भाभी के साथ साथ चाची भी उसमें शामिल हो जाती है और वह भी ताने देने लगती है कि अगर इस मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया के लड्डू भी अगर दोगी और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी खाने को दोगी तो भी ऐसी चीज़ें नहीं बनाता। यानी मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती नहीं है, देखती है ना। यानी कि अलग अलग तरीके की जो मिठाइयाँ यहाँ पर आज सिरचन को मिल रही है, इसी की वजह से जो है सिरचन अच्छी अच्छी चीज़ें और सारी वस्तुएं बनाकर दे रहा है। किसने कहा था? चाची ने कहा था। किस पर कहा? सिरचन को कहा। अब आगे देखेंगे। चलो बच्चों हम आगे चलते हैं। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के 7 भैया तारा। सिरचन जब काम में मगन होता है तो उसकी जीभ जरा सा बाहर निकल आती है ओठ पर। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूरा और गुड़ का एक सूखा ढेला सामने रखा हुआ था। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि दूसरे दिन जब सिरचन काम पर आया और उसने चिक को बनाना शुरू किया तो पहली पाती यानी पहली पंक्ति, पहली जो लाइन थी उसके अंदर उसने 7 रंगों को मिलाकर तारे उसके अंदर डालना शुरू किया और 7 रंग से वो जो चिक थी वो अच्छी लग रही थी। 7 भैया तारा यानी 7 तारे साथ में उसने बनाए। सिरचन और आगे लेखक क्या कह रहे हैं कि सिरचन जब काम करने लगता वो अपने काम में इतना मगन हो जाता, इतना लीन हो जाता, इतना तल्लीन हो जाता कि उसकी जो जीभ है ना वो बाहर आ जाती ओठ पर। यानी काम करते करते उसको सुध ही नहीं रहती कि वो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। उसका ध्यान पूरा ध्यान जो है उसके काम पर रहता और सुध यानी उसको ध्यान ही नहीं रहता कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। उसका पूरा फोकस, उसका पूरा ध्यान जो है उसके काम पर रहता। चिक में सुतली के फंदे डालकर यानी जो उसकी सुतली थी यानी जो धागा था उस धागे में वो फंदे डालकर उस सूप को बहुत अच्छे से तैयार कर रहा था, बना रहा था। सूप पर निगाहें डाली और चूरा और गुड़ बाजू में पड़ा हुआ है। गुड़ का ढेला यानी एक टुकड़ा, जो गुड़ का एक टुकड़ा है वो बाजू में रखा हुआ है। चूड़ा, जो चूड़ा गांव में देखो हमको चूड़ा खाने को मिलता है, चावल को भिगोकर उसको भूनकर बनाया जाता है, वो खाने को मिलता है। तो
वो बाजू में रखा हुआ है, लेकिन उसका ध्यान जो है उस चूड़े और गुड़ पर नहीं है, उसका पूरा ध्यान जो है उसकी चिक पर है, उसकी सुतलियों पर है कि किस तरह उसको फंदे डालने हैं। तो इस प्रकार सिरचन जो है अपने काम में पूरी तरह मगन था। जब सिरचन पूरी तरह अपने काम में मगन था, उस वक्त मैंने लक्ष्य किया, मैंने यानी लेखक ने ध्यान दिया, लक्ष्य किया यानी ध्यान देना। सिरचन की नाक के पास दो रेखाएं उभर आई, यानी नाक के पास वो इतने ध्यान से काम कर रहा था कि चिंता में या देखो तो हमारे माथे पर लकीरें पड़ जाती हैं, तो उसी तरह सिरचन की नाक के पास जो है लकीरें पड़ गई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? सिर्फ चूरा और गुड़। रसोई माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। अर्थात बच्चों, कलेवा यानी जो सुबह का जलपान यानी जो नाश्ता होता है, सुबह का नाश्ता, वो किसने दिया? क्यों लेखक ने ध्यान दिया? क्योंकि लेखक को भी पता है कि सिरचन को खाने पीने का शौक है। अगर उसको खाने पीने की चीज़ें अच्छी से दी जाए तो वो काम बहुत मगन और तल्लीन होकर करता है। तो लेखक ने जब देखा कि सिरचन के बगल में चूरा और गुड़ पड़ा हुआ है, तो वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया और माँ से कहता है कि कलेवा किसने दिया? और माँ क्या काम कर रही थी? वो रसोई के कामों में व्यस्त थी, यानी वो वहाँ उनका ध्यान जो है रसोई के कामों में था। तब माँ ने जवाब दिया लेखक को। क्या कहा? बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं? अरे मछली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? यानी तुरंत जो है माँ ने मछली बहू को कहा कि सिरचन को बूंदिया दे दो खाने के लिए। बूंदिया क्या होता है बच्चों? जो बेसन का छोटे छोटे बूंदों जैसी मिठाई बनाई जाती है वो, और बूंदिया के लड्डू भी बनते हैं बच्चों। तो इस तरह माँ ने जो है मछली से कहा कि तुम उसको बूंदिया दे दो। बूंदिया मैं नहीं खाता काकी, यानी तुरंत सिरचन ने जवाब दिया कि मैं बूंदिया नहीं खाता। अब आगे देखेंगे। सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप के किनारे पर पड़ा रहा। अछूता अछूता यानी बिना छुए सिरचन ने गुड़ के ढेले को, यानी गुड़ का टुकड़ा था उसको बिना छुए उसने चूड़ा जो है वो मुंह में लिया हुआ था, वो चूड़ा मुंह भर के खा रहा था। माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी की भौहें तन गई। भौहें तनना यानी आईब्रो, ये जो हमारे आंखों के ऊपर का जो बाल होता है उसको हम भौहें कहते हैं। तो वो तन गई, यानी तुरंत उनका ध्यान गया। किसका? मछली भाभी का। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई, यानी मुट्ठी भर के एक मुट्ठी जो है बूंदिया अपने हाथ में ली और लाकर देने के बजाय उसने दूर से ही बूंदिया को सूप में फेंक दिया। सूप यानी जो चीज़ चावल गेहूँ जो हम पछोरते हैं ना, वैसा। तो उसमें वो फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मछली बहू रानी, आपके मायके से आई हुई मिठाई भी इसी प्रकार हाथ खोलकर बांटती हो क्या? यानी सिरचन ने उनको बोला। क्या बोला? यानी उनको कटु वचन कहे। क्या कहा उन्होंने? कि पानी पीते पीते सिरचन ने कहा, क्या कहा जरा ध्यान देंगे? मछली बहू रानी, यानी मछली यानी दूसरे नंबर की जो बहू है, जिसे हम मझली उंगली कहते हैं, बीच वाली उंगली, उसी तरह मछली बहू यानी 2 नंबर की बहू रानी, अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह फेंक कर दोगी क्या? यानी कि तुम जब अपने मायके से मिठाई लेकर आओगी अपने नैहर से, तो तुम क्या इसी तरह मिठाई फेंक कर दोगी, या आराम से जैसे मान सम्मान से दिया जाता है वैसे दोगी? तो इस तरह किसने कहा? सिरचन ने कहा। किसको? मछली बहू रानी को कहा। अब आगे देखेंगे। बच्चों ध्यान देना। सिरचन की इतनी बातें सुनते ही मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी, क्योंकि सिरचन ने कटु वचन कहे थे। और सिरचन की वो बात सुनकर मछली भाभी को क्या हुआ? रोना आ गया, और वो अपने कमरे में जाकर बैठकर रोने लगी। अब आगे देखते हैं हम लोग कहानी में। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मछली भाभी माँ की दुलारी बहू है। अर्थात ध्यान देना बच्चों, यानी चाची भी यहाँ ताना दे रही है। क्या ताना दे रही है? यानी चाची भी कटु वचन कह रही है। क्या कह रही है? कि अगर छोटी जाति का आदमी है तो उसका मुंह भी छोटा होता है, उसको अपने सर पर नहीं बैठाना चाहिए, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात, उसको कोई अधिकार नहीं कि वो किसी के नैहर और ससुराल की बात करे, यानी मायके की और ससुराल की बात करने की औकात उसकी नहीं होती।
उसको जो काम दिया गया है वो उसको वही काम करना चाहिए। आगे देखते हैं। मजली भाभी जो है वो माँ की दुलारी बहू है, प्यारी बहू, उसको ज़्यादा लाड़ प्यार माँ का मिलता है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत, जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे कहो। यानी बदकुट्टी करना यानी तुमको बात काटने का की क्रिया, यानी बात काटना, बहस करना। तो यहाँ पे माँ ने सिरचन को ही डांटा। डांट कर क्या कहा कि तुमको बहुओं से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो तुम मुझसे कहो, मैं ला कर दूँगी। तुम बहुओं से बहसबाजी मत करो। तो इस प्रकार किसने कहा? माँ ने कहा। किससे कहा? सिरचन से। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। सिरचन का मुंह लाल हो गया, क्योंकि जिस तरह माँ ने सिरचन को जवाब दिया, वह जवाब सुनते ही सिरचन का मुंह एकदम लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। यानी जो चिक वो बनाने बैठा था उसमें वो फंदे डालने का काम शुरू किया, और उसने कोई जवाब माँ को नहीं दिया। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। यानी कि मानू दीदी जो है, लेखक की जो बहन थी, वो बैठक खाने में सिरचन जो चिक बना रहा था वह अंदर से पान सजाकर यानी पान बनाकर वो सिरचन को खाने के लिए भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देते हुए बोली और इधर उधर देखकर बोली। यानी कि मानू दीदी बड़े ध्यान से, बहुत सावधानी से अपने अगल बगल आजू बाजू देखकर उसने सिरचन से कुछ बात कही। क्या बात कही? सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी भी बात पर कान मत दो। यानी उसने बड़ी ही सावधानी से सिरचन को समझाना चाहा कि दादा, कामकाज का घर है और 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, आप किसी बात पर ध्यान मत देना, आप अपना काम करिए। तो इस तरह जो है मानू दीदी ने सिरचन को समझाया। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। यानी सिरचन ने तुरंत मुस्कुराकर मानू दीदी को हामी भरी और पान का बीड़ा उठा लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी और जब सिरचन ने पान का बीड़ा उठाकर अपने मुंह में डाला, उसी वक्त चाची जो है वो कमरे से बाहर आ रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर वह अवाक रह गई। अवाक रहना यानी आश्चर्यचकित रहना कि इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी अभी ये यहीं बैठा है और काम कर रहा है। यानी कि उनको इस बात का चटका ना लगना, यानी कि एकदम शॉक होना, एकदम स्तब्ध हो गई कि किस तरह ये बेशरम आदमी है, इतना सब कुछ सुन रहा है फिर भी ये यहीं बैठा हुआ है। तो इस तरह बच्चों जो है चाची के कहने पे, चाची के देखने के बाद और सिरचन को इतना सब कुछ सुनने के बाद जो है मानू दीदी ने उनको समझाया, और ये सब कुछ देखकर चाची जो है एकदम चकित रह गई। तो बच्चों यहाँ पर एक मुहावरा भी आया है, मुंह लाल होना। जो पहले मैंने आपसे कहा, सिरचन का मुंह लाल हो गया। मुंह लाल होना यानी क्रोधित होना। और दूसरी एक और मुहावरे यहाँ पर आए हैं, वो क्या है? कान मत दो। यानी इस परिच्छेद में 2 मुहावरे आए हैं। पहला मुंह लाल होना और दूसरा कान मत देना। यानी कान मत देना यानी ध्यान मत देना। जो मानू दीदी सिरचन को कहती है कि दादा, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बातेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। कान मत दो यानी ध्यान नहीं देना। तो इस तरह इस परिच्छेद में 2 मुहावरे आए हैं बच्चों, ध्यान देना। मुहावरों का अर्थ लिखने के लिए आपको आ सकता है। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हो गए हैं। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। छनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धक उठा, हो गया सत्यानाश। अर्थात बच्चों, जो लेखक की चाची थी, छोटी चाची, वो अचरज से यानी एकदम आश्चर्यचकित होकर वो सिरचन को घूर रही थी यानी देख रही थी, सिरचन को देख रही थी।
जब सिरचन को इस प्रकार देखते हुए सिरचन की नज़र पड़ी तो सिरचन ने छोटी चाची से कहा, क्या कहा कि अपनी डिबिया से जो है गमकौआ जर्दा खिलाना। डिबिया यानी छोटी डब्बी जिसके अंदर लोग सुरती, तंबाकू, ये चूना रखते हैं, वो डिबिया, उसको हम डब्बा यानी छोटा सा डब्बा जो होता है उसी को हम डिबिया कहते हैं। गमकौआ जर्दा यानी सुगंधित तंबाकू। तो उस डिबिया में जो गमकौआ जर्दा है यानी सुगंधित तंबाकू है उसे थोड़ा खिलाना। बहुत दिन हो गए हैं सुगंधित तंबाकू खा के। लेकिन यह बात सुनते ही चाची तो पहले से ही नाराज थी सिरचन से। अब इससे अच्छा मौका सिरचन को सुनाने का नहीं मिलता, यानी सिरचन को कोसने का, बातें सुनाने का मौका इससे अच्छा चाची को नहीं मिलता। और तुरंत इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चाची ने सिरचन से कहा, क्या कहा कि मस्खरी करता है, तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे। मस्खरी करना यानी मजाक करना, दिल लगी करना, चुगलबाजी करना। तो चाची ने कहा, मस्खरी करता है, तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो, घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। यानी अब उसे क्या कह दिया चाची ने, चटोर कह दिया। और ये सारी बातें जो है लेखक सुन रहे थे और उनका कलेजा धक्क से रह गया। धक्क से रह जाना यानी कि उनको इस बात का एहसास हो गया कि कलाकार के मन को ठेस लग चुकी है। और अब कलाकार के मन को ठेस लगी है तो अब आगे काम नहीं होने वाला, अब सत्यानाश हो चुका। अब यानी जो शीतल पाटी या चिक बन रही है अब वो बनने वाली नहीं है। अगर सिरचन छोड़कर उठ गया तो फिर अब उसको हाथ नहीं लगने वाला। यह सब कुछ सोचकर लेखक का जो कलेजा है यानी मन जो है उसके मन में शंका, उनके मन में शंका आ गई और यह सारी बातें वो अपने मन में सोचने लगे। छात्रों, अब हम आगे देखेंगे। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा और फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी, हसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखी, टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी शीतल पाटी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा था। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है बच्चों? कहने का अर्थ यही है कि जिस प्रकार चाची ने व्यवहार किया यानी बर्ताव किया था सिरचन के साथ, सिरचन की उंगलियों में जो सुतली का फंदा यानी वो जिस तरह फंदे डालकर बुनाई का काम कर रहा था, चिक को बुन रहा था, अब वह मंद पड़ चुके हैं, ढीले पड़ चुके हैं। कुछ देर तक तो वह चुपचाप उस चिक को देखता रहा और मुंह में जो उसने पान लिए थे वो मुंह में ही वो घुमा रहा है, जैसे इस बगल से उस साइड से इस साइड वो घुमा रहा है। और फिर थोड़ी देर में वो उठकर पीक थूकना यानी थूकने के लिए वो बाहर गया। वो जो पान मुंह में लिया था उस पान को थूकने के लिए वो बाहर आया। बाहर आने के बाद जैसे ही थूक कर वो भीतर की तरफ गया, अपनी छुरी, हसिया वो एक औजार होता है जो छोटे घास पे पौधों को, छोटे छोटे पौधों को काटने में काम आता है। वो जो सरपत होती है उसको काटने में वो काम आती है। तो वो सारी चीज़ों को समेट कर अपने झोले में रखा और जो चिक टंगी हुई थी उस पर, जो पूरी हुई नहीं है, अधूरी है, उस अधूरी चिक पर एक निगाह उसने डाली यानी भर निगाह उसने चिक को देखी यानी एक नज़र उसने उस चिक पर डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। यानी कि हनहनाना यानी बड़बड़ाता हुआ, वह बड़बड़ाता हुआ जो है घर से बाहर आया। और ये सारी घटना मानू देख रही थी लेकिन वो कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप थी और मानू भी उस अधूरी चिक को चुपचाप देखती रही कि अब यह चिक बनने वाली नहीं है। और वो भी समझ गई कि अब इस चिक में जो 7 तारे पड़े हुए हैं वो सातों तारों का चमक जो है वो मंद पड़ जाएगा, क्योंकि जब चिक पूरी नहीं होगी तो कैसे अच्छी दिखेगी, यानी अब वो ख़त्म।
ये सारी चीज़ जब माँ को पता चली तो माँ ने भी क्या बोला, जाने दे बेटी, मैं मेले से तुझे खरीद कर दे दूँगी, लेकिन सिरचन को मनाने नहीं जाऊँगी। और लेखक सिरचन को मनाने गया, यानी एक दिन जो मैं सिरचन को मनाने गया, यानी लेखक जो है वो सिरचन को मनाने गया। और जब वो मनाने गया तो उसने क्या देखा कि एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा था। यानी एक फटी हुई चटाई थी, उस चटाई पर सिरचन लेटा हुआ था और कुछ सोच रहा था, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। अब वो क्या सोच रहा था, अब हम कहानी आगे देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सिरचन वहाँ पर लेटकर क्या सोच रहा था। छात्रों, जब लेखक सिरचन के घर पहुंचा तो सिरचन एक शीतल पाटी यानी चटाई पर लेटा हुआ था। और जब सिरचन की नज़र लेखक पर पड़ी तब सिरचन लेखक को देखते ही सिरचन बोला, क्या बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं, मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा, ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। तो इस तरह जब लेखक वहाँ पहुँचा तब सिरचन ने कहा, कहने का अर्थ क्या हुआ कि बबुआ जी यानी जो हमसे बड़े होते हैं उनको गांव में हम बबुआ जी कहते हैं, बाबूजी यानी बड़े लोग। तो उसी प्रकार सिरचन ने भी संबोधित करके कहा कि बबुआ जी अब नहीं, मतलब अब ऐसा नहीं होगा, कान पकड़ रहा हूँ कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। यानी मुझे मोहर छाप वाली धोती की लालच नहीं थी। कौन पहनेगा मोहर छाप वाली धोती, मेरे घर में तो कोई पहनने वाला नहीं है, न मेरे बेटे बेटियां हैं, न मेरी बीवी है, तो मोहर छाप वाली धोती पहनेगा कौन। और एक तुम्हारी ही ऐसी हवेली थी जहाँ पर मेरी कदर होती थी, यानी मेरी इज्जत होती थी, मेरा मान सम्मान होता था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होगा। यानी अब मैं तुम्हारे घर भी काम करने नहीं आऊँगा। यानी पूरे गांव भर में जो तुम्हारी हवेली में मुझे इज्जत और मान सम्मान मिलता था, अब तो वो भी निकल गया, यानी चला गया। तो अब मुझे कौन मान सम्मान देगा, मैं अपनी बेइज्जती करवाने क्यों आऊँ। मुझे मोहर छाप वाली धोती नहीं चाहिए, कौन पहनेगा मोहर छाप वाली धोती। इस प्रकार जो है वहाँ पर सिरचन ने लेखक को जवाब दिया। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मैंने शब्दार्थ दिया जो मैंने पहले ही कहा, बबुआ जी यानी जमींदार या बेटा या दामाद के लिए बड़े प्यार से संबोधित करना। जो बड़े लोग होते हैं उन्हें बड़े प्यार से हम कहते हैं बबुआ जी। इस प्रकार सिरचन के द्वारा जवाब मिलने के बाद लेखक वापस लौट आए। समझ गए कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह अब नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट की झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता। क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मजली भाभी की नज़र लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि जब सिरचन के घर से लेखक वापस लौटकर आए उस समय वो मन ही मन सोच रहे थे कि कलाकार के मन को ठेस लगी है और अब वो घर आकर चिक को नहीं बनाएगा, यानी वो उस चिक को जो उसने शुरू किया था उसको ख़त्म नहीं करेगा। तो बड़ी भाभी, जो लेखक की बड़ी भाभी थी, वो रंगीन कपड़ों यानी कलर वाले कपड़ों को लेकर वो चिक के बॉर्डर को कपड़े लगाकर सिलकर उसको बॉर्डर को अच्छे से झालर लगा रही थी। जो बेजा नहीं दिखाई पड़ रहा था, बेजा यानी वो अच्छा नहीं लग रहा था। जिस प्रकार की चिक थी वो भले कलरफुल कपड़े लगाकर बॉर्डर को सिल रही थी, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद भी मानू कुछ नहीं बोली, यानी लेखक की जो छोटी बहन है उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। लेकिन लेखक से नहीं रहा गया, लेखक ने तुरंत जवाब दिया। तुरंत उन्होंने कहा कि ये बॉर्डर की जो तुम झालर लगा रही हो इस पर भी चाची की नज़र लग जाए, चाची और मजली भाभी की नज़र लग जाए। लेखक जो है वो मानू दीदी को ससुराल छोड़ने जा रहे थे, यानी
मानू को ससुराल पहुंचाने लेखक ही जा रहे थे। स्टेशन पर जब लेखक जो है सामान सब संभाल कर गिन कर रख रहे थे, उस समय उनकी नज़र मानू दीदी पर पड़ी। तो मानू दीदी पर जब पड़ी तो उन्होंने देखा कि मानू दीदी वो अधूरी जो चिक है उसको बड़े संभाल कर, बड़े जतन से वो अपने साथ लेकर जा रही है। जतन से यानी बड़े अच्छी तरीके से संभाल कर उसको अपने साथ अपने ससुराल ले जा रही थी। जिस प्रकार लेखक ने देखा कि उनकी छोटी बहन मानू दीदी बड़े जतन से, बड़े हिफाजत तरीके से शीतल पार्टी को लेकर जा रही है, उस चिक को लेकर जा रही हैं, तो ये सारा दृश्य देखकर, ये सारा नज़ारा देखकर सिरचन को भी गुस्सा आया कि वो सिरचन को भी कोसे, जिस तरह चाची कोस रही थी कि वो कामचोर है, चटोर है। तो ये सारी शब्दों का प्रयोग जिस प्रकार चाची ने किया था, उसी प्रकार सिरचन लेखक के भी मन में आया कि वो भी सिरचन को कोसे, यानी चाची के सुर में सुर मिलाना, यानी जिस तरह चाची बोल रही थी उसी तरह हामी लेखक भी हाँ में हाँ मिलाकर वो सारी बातें बोले कि वो कामचोर है, चटोर है, इस प्रकार कहे। आगे देखो, गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बाबूजी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। झिड़की देना यानी डांट फटकार कर कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। यानी सिरचन जो है अपने साथ एक पोटली लेकर आया था और वो दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके बाद जैसे ही उसने लेखक को देखा, तुरंत उसने लेखक से कहा कि क्या मैं एक बार मानू दीदी से मिल सकता हूँ, या अपने जो बोझ था वो बोझ कर उतार कर उसने कहा कि दरवाज़ा खोलिए, मैं एक बार मानू दीदी से मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। लेकिन लेखक को तो कुछ पता नहीं था। लेखक ने जो है झिड़की भरे स्वर में कहा। झिड़की भरे यानी डांट फटकार कर उस लेखक ने सिरचन से ऐसे शब्दों का प्रयोग करके सिरचन से कहा कि क्या है। तब सिरचन ने जवाब दिया कि मुझे एक बार मानू दीदी को देखना है, एक बार उनसे मिलना है, क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे? तब लेखक ने जो है दरवाज़ा खोल दिया। लेखक के द्वारा दरवाज़ा खोलने पर सिरचन जो है अंदर गए, मतलब गाड़ी में जाने के बाद मानू इतना ही बोल सकी, सिरचन दादा। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से सब चीज़ है दीदी। शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुस्की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीप को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फूट फूट रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीक रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। सही बात है बच्चों, यहाँ पर सिरचन ने जो पोटली लाई थी वो पोटली को उसने गाड़ी में लेखक को दे दिया, और लेखक को देने के बाद जैसे ही खिड़की के पास सिरचन आया और वो हकलाते हुए, यानी हकलाना यानी कि पूरे खुलकर वो शब्दों को नहीं बोल पा रहा था, और उस शब्दों को बोलने के बाद वो इतना ही कह पाया कि ये सारी चीज़ें मेरी तरफ से आपको है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको दे रहा हूँ मेरी तरफ से। शीतल पाटी भी है, चिक भी है, एक जोड़ी आसनी कुस्की। आसनी कुस यानी ऐसी चटाई होती है जो पूजा पाठ के समय, एक ऐसे घास की बनी हुई होती है जो पूजा पाठ के समय हम उसका प्रयोग करते हैं, जिसे हम दर्भ भी कहते हैं, यानी दर्भ। तो इस तरह का आसनी, इस तरह का जो चटाई था वो सिरचन ने मानू दीदी को उपहार में दिया था। और इतनी सारी बातें करते ही गाड़ी स्टेशन से निकल गई, यानी चलना शुरू हो गई गाड़ी का। मानू दीदी ने तुरंत जल्दी जल्दी में मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी, लेकिन सिरचन ने मोहर छाप वाली धोती का पैसा नहीं लिया कि मोहर छाप वाली की बात हुई है और उसी बात पर तुम शीतल पार्टी बनाने मेरे घर पर आए थे। यही बात सोचकर मानू दीदी ने जो है उसका पूरी चिक और शीतल पार्टी और आसनी की
का पैसा मोहर छाप वाली का दाम, यानी जितने में मोहर छाप वाली धोती आती है उतना पैसा वो सिरचन को देने लगी। लेकिन सिरचन ने उस पैसे को नहीं लिया और अपने दांतों से अपनी जीभ को दबा दिया कि ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता। जैसे अपने घर की बहू बेटियां होती हैं तो उसको अगर हम विदाई के समय कुछ देने लगते हैं तो उनके द्वारा हम कुछ नहीं लेते, हम उनकी विदाई करते हैं, हम उनको देते हैं। इस प्रकार जो है सिरचन ने भी मानू दीदी से कुछ भी पैसे नहीं लिए और ये सारा चीज़ देखकर, ये नज़ारा देखकर मानू दीदी फूट फूट कर रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जब लेखक ने उस बंडल को खोला तो उसके अंदर से जो शीतल पाटी और जो आसनी थी, उसकी जो आसनी थी वो इतनी खूबसूरत बनी हुई थी कि उसकी जो बारीक कारीगरी थी वो देखते बन रही थी। लेखक के कहने के अनुसार जो उसके अंदर सुतलियों के फंदे पड़े थे, उसका जो काम था वो बहुत ही खूबसूरत था और ऐसा काम लेखक ने पहली बार देखा था। कभी ऐसा आसनी और शीतल पाटी उन्होंने नहीं देखा, ऐसा लेखक के कहने के अनुसार। तो बच्चों, यहाँ पर जो है हमारी जो कहानी है वो पूरी तरह पूरी होती है। भाग 2 में हमने इस कहानी को पूरा किया। चलो बच्चों, अब हम अपने स्वाध्याय पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, किसने किससे कहा? नंबर 1, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? उत्तर, लेखक ने अपनी माँ से कहा। उसी प्रकार नंबर 2, बूंदिया में नहीं खाता काकी, तो यह बात किसने कही? सिरचन ने लेखक की माँ से कहा। उसी तरह नंबर 3, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? इस प्रकार चाची ने लेखक की माँ से कहा। नंबर 4, मीनू दूधी कहाँ है, एक बार देखूं? सिरचन ने लेखक से कहा। जब सिरचन पोटली को लेकर स्टेशन पे पहुंचा था उस समय सिरचन ने लेखक से कहा था। चलो छात्रों, अब हम प्रश्न क्रमांक 2 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 जो है आकृतिपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर हम आकृति को पूर्ण करेंगे। नंबर 1, मीनू को उपहार में मिला, यानी मीनू को उपहार में क्या क्या मिला था? शीतल पाटी, चिक और कुश की एक जोड़ी आसनी। उसी प्रकार नंबर 2, मानू यह सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। बैठक खाने में क्या भेज रही थी? पान। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो स्वमत अभिव्यक्ति, यानी खुद से अभिव्यक्त करके लिखना है, खुद से सोच समझकर उसका उत्तर लिखना है। तो मैंने आपको नंबर 1 दिया, कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए, यानी कलाकार और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है, हमारा किस तरह हमारा कर्तव्य होता है, इसको आपको सोचना है और सोच समझकर इसका उत्तर लिखना है। उसी तरह नंबर 2, मन लगाकर काम करना एक गुण है। इस विषय में अपने विचार लिखिए, यानी यहाँ पर भी आपको सोच समझकर लिखना है कि मन लगाकर काम करना किस प्रकार एक गुण है, किस तरह ये एक कला है, इसको जो है आपको सोच समझकर लिखना है। छात्रों, ठेस भाग 1 और ठेस भाग 2 दोनों भाग हमने देखा और दोनों भाग के द्वारा हमें यही ज्ञान मिलता है कि हमें जात पात को उतना महत्व नहीं देना चाहिए, हमें कलाकार के कलाकारी को महत्व देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और जब तक हम कलाकार के कला के महत्व को नहीं समझेंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे, तो भी हमारा विकास नहीं होगा। इसलिए हमें उसको सम्मान देना चाहिए, उसके गुण और उसकी कला को इज्जत देनी चाहिए। इस प्रकार हमें इस कहानी से सीख मिलती है।